हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जो कि रियल क्वेश्चन पेपर होगा। आज जो जैसा पूछा गया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, और ये पार्ट नंबर 15वां है। इससे पहले हम 1 से 14 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है एनटीपीसी के पेपर की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी देखना चाहते हैं तो ग्रुप डी के भी वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। एलपी टेक्नीशियन की भी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि हमें रियल आइडिया तभी लगता है जब हम कोई क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्योंकि सिलेबस से उतना अच्छा आइडिया नहीं लग पाता है। तो आज हम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इसकी सीरीज लगातार हम चलाएंगे। तो रेलवे की तैयारी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, कोई भी चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन है आज का, गणित का ही है। दो कर्मचारियों अनीता और सरिता के को प्रति माह 6,600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि अनीता और सरिता दोनों को कुल मिला के जो पैसे दिए जाते हैं वो 6,600 दिए जाते हैं। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% सरिता को देते हैं, तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, इस परसेंटेज अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, पूरा खेल यहीं पर है। 120 है और हमें पता है परसेंटेज अगर हटता है तो नीचे 100 आता है। 0 0 काटेंगे आप तो आएगा 12/10। फिर काट दो, छोटा करना है, कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाएगा। 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। समझ में आ गई? तो मैं इसका साफ करके डायरेक्ट ये लिख देता हूँ 6/5। तो यहाँ पर आप लिख दो 6/5, यानी कि अब 120% मिला है। ठीक है, किसको मिला है? अनीता को मिला है, तो ये अनीता को मिला है, और ये मिला है सरिता को। तो अनीता को मिला है 6 रुपये और सरिता को मिलता है 5 रुपये। लेकिन टोटल अगर हम देखें तो 6 और 5 11 रुपये, और क्वेश्चन के हिसाब से 6600 रुपये, तो 66 के बराबर कर दो आप। काट दो इसको 11 से, तो 11 छक्का 66, 600 आएगा। मतलब 1 रुपये की वैल्यू रियल में 600 है। तो निकालने किसकी? सरिता को, और सरिता को मिले हैं 5 रुपये। तो रियल में 1 रुपये की वैल्यू 600, तो 5 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 गुणे में 5 कर दो, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो सही उत्तर आ जाएगा 3000। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर यह पूछा जाता सरिता की राशि को छोड़ करके अनीता की पूछी जाती कि अनीता को कुल कितने रुपए मिले हैं, तो हम लोग क्या करते? तो यहाँ पर एक की वैल्यू 600 है और अनीता को मिले हैं कितने रुपए? 6 रुपए। तो बस 6 से गुणा करा देते, 600 का 3600 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर कहना चाहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो आप यहाँ से देख लो, सी है। अब सी के बाद देखो क्या आया है, सी के बाद आ गया है एफ। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, CFILO और R आगे हमें बताना है। तो सी के बाद एफ आ गया है, मतलब DE 2 का गैप है। एफ के बाद देखो आई आया है, GH यानी कि 2 का गैप है। आई के बाद L आ गया है, तो आई के बाद क्या है? JK 2 का गैप है, यानी कि 2 का गैप हो रहा है। MN ऐसे भी। तो R के बाद 2 का गैप क्या हो जाएगा? ST का गैप हो जाएगा, और T के बाद क्या आएगा? U आएगा। तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया कि U आएगा। अब U के बाद 2 का गैप और कर दो, VW तो आ जाएगा X, यानी कि U और X आ जाएगा। तो UX कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। हमें कुल मिला के इनका सीरीज देखना होता है कि कौन सा सीरीज कितने का गैपिंग है, क्या है, इस पर हमें आसानी से आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पीओपी आप जानते होंगे, जिसे प्लास्टर वगैरह लगाते हैं या कहीं हड्डी टूट जाती तो क्या होता है? वो पीओपी ही होता है, सफ़ेद होता है। तो ये बात तो सही, हमें गलत बताना है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है, वो टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगला है, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करा जाता है, जैसे हमने अभी बताया, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वही होता है। अगला करें, सजावट डिज़ाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये बात भी सही है। आप देखते होंगे घरों की छतों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है, एक मिट्टी जैसे गिली गिली होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी, और गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल दूसरा गलत है, क्योंकि पानी से गीले होने पर कर दिया है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तन होता है, यही गलत हो जाएगा। अगला देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया मूल भिन्न कितना हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर देखो यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया मूल बताना है। तो इसमें सबसे पहले मान लो कि ये x है अंश और ये y है हर, ठीक है। अब 50% बढ़ा रहे हैं तो मान लो हम पहले इसको सॉल्व कर ले हैं। 50% को हम लिख सकते हैं 100, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि नीचे आता है 100 जब परसेंटेज हटता है, जीरो से जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू 2 रही होगी तो अब 1 बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 2 1 3 यानी कि 3/2 हो जाएगी। तो अब जो हमारा अंश होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो इसको बैक करके लिख देता हूँ 3/2। अब आगे देखो ये कह रहा है कि 80% हम हर को बढ़ाते तो हर कितना है, y है। अब 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100। अब जीरो से जीरो काटो, अब इसको और काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 यानी कि 5 से 4 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9/5 हो जाएगा। तो बस आगे आप यहाँ पर लिख दो 9/5। मैं इसको टोटल लिख देता हूँ यहाँ पर 3/2 और ये आएगा 9/5। अब देखो जो बटे के नीचे बटा होता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुँच जाता है, तो आप क्या कहेंगे 3 गुणे में 5 और नीचे आ जाएगा 2 गुणे 9। तो मैं लिख देता हूँ इसको पूरा हटा के, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे थोड़ा सा डिस्कस्टेड हो गया, समझ में पता नहीं कैसे आ रहा होगा। तो 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हटा के लिख देता हूँ इसको, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और आगे आ जाएगा यहाँ पर 5/में 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 6। तो 5/6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मूल भिन्न इतना हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो ये रेम है, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो कई बार ये भी आता है कि जो हड़प्पा है उसकी खुदाई कब हुई थी और किसने करवाया था। तो देखो हड़प्पा सबसे पहले ये बसा हुआ है रावी नदी के किनारे और इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने, याद रखना 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। और क्या है यहाँ पर आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये बताना है कब खुदाई हुई थी, अब बताना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्तों जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन उनको हम छोड़ते हैं, ये मत सोचना कि आप छोड़ के करा रहे हो, क्योंकि बोर्ड में हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सामने जब वीडियो बनाएंगे तब आप सॉल्व करेंगे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी हैं, उनको छोड़ते हैं, 2 4 10 जो 5 जो आते हैं, बाकी सारे में आ करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट कह रहा है, देखो स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है वन मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर हम कोई भी व्यक्ति जो है मेहनत करेगा तो अपने जीवन में सफल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है। अब कह रहा है हार्ड वर्किंग पर्सन इज सेटिस्फाइड इन लाइफ, कहना चाहता है कि जो कठिन मेहनत करता है वो अपने जीवन में संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन मेहनत किए वन कांट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, सफल नहीं हो सकता। ये बात सही है, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कह रहा है ओनली दोज हु वर्क्स हार्ड विल बी एबल टू पास। अब यहाँ पर ओनली वर्ड आ गया, जब ओनली आ जाता है, केवल मात्र आ जाता है, तो वो गलत ही समझो आप, ठीक है। लाइफ इज रिलेटेड विद हार्ड वर्क, लाइफ का संबंध कठिन परिश्रम से है, लेकिन हमें सबसे सटीक आंसर बताना था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है ऐसे करके, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से सीख जाएंगे। देखो 8 व्यक्ति ABCDEFG और H केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द यानी कि सामने बैठे हैं। तो मैं पहले बनाता जाता हूँ जो बोला जा रहा है। मान लो कि ये एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, ऐसे मान लिया। कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको बराबर जगह पे हमने क्यों रखा है, क्योंकि बराबर जगह में रखने पर हमें सिटिंग अरेंजमेंट पे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी कह सकता है ना कि वहाँ पर कौन किसके सामने बैठा है, ऐसा भी तो हो जाता है कई बार। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, 8 हो गए टोटल। अब देखो केंद्र के बाहर की तरफ मुख करें, तो बाहर की तरफ में दिक्कत क्या होती है कि हम जो दायां देखते हैं वो हमारा बायां हो जाता है, बस इतना याद रखना आप, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। अब यहाँ से जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो, मतलब इस क्रम में नहीं बैठे हैं कि ABCD ऐसे करके आप रख दो। अब कह रहा है BE का पड़ोसी है तथा A के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है।
तो मान लिया कि यहाँ पर बी बैठा है, ठीक है, और ई का पड़ोसी है, तो यहाँ पर मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ई बैठा होगा। अब चाहो तो बी यहाँ भी हो सकता था, लेकिन हमने वहाँ किया है। अब कह रहा है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है कौन? बी। ठीक है, बी जो है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो चौथे स्थान पर अगर हम मान लें कि ए यहाँ पर होगा, तो चौथे स्थान पे देखो, क्योंकि इधर की तरफ मुंह करे ना ए, तो ए का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, ऐसे भी याद रखना। तो देखो इसमें से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा ही तो है यहाँ पर। ये थोड़ा ए यहाँ पर होगा, माफ कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये ए जो है ये अब यहाँ पर बैठेगा। अब ठीक है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर भी बैठ गया। अब कह रहा है ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, और ई और एफ जो हैं केवल 2 व्यक्ति हैं। मतलब अब यहाँ तो ए बैठ गया ऑलरेडी, और एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ई और एफ दोनों के बीच में कौन? 2 ही लोग तो हैं, बी बैठ चुका है, यहाँ बैठ चुका है, तो एफ को आप इधर कर दो। अब आगे देखो क्या कह रहा है, जी तथा एच के मध्य। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कह रहा है जी एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन मान लो अगर हम जी को यहाँ बैठा दें, एच को यहाँ पर बैठा दें, तो हमें ये भी तो देखना है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बी जी का पड़ोसी हो जाएगा अगर जी बैठा दे रहे हैं यहाँ पर। तो जी को हम वहाँ पर नहीं बैठा लेंगे, बल्कि हम जी को यहाँ पर बैठा लेंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है एच को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, और इसके बाद जी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 3 इधर बैठ रहे हैं, और 1 2 3 यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये मामला तो हल हो गया। अब आगे देखो, बी जी का पड़ोसी नहीं, तो ये तो मान लिया। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जो डी है ना वो सी के, तो सी तो यहाँ पर कहीं पर देखो बैठा नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ कि सी यहाँ पर है, तो डी के बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा डी। ठीक है, देखो, क्योंकि उधर की तरफ मुंह करे तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं? तो ए के पड़ोसी कौन कौन है? एक तो हो जाएगा जी वाला, और दूसरा सी वाला। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जी और सी आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया, केवल जी दिया है। अगर मान लो ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका दोबारा फिगर भी तो बन सकता है, दूसरा फिगर भी बन सकता है, 1 2 इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि हो सकते हैं बोला जा रहा है, क्योंकि दूसरा भी इसका कोई कंडीशन हो सकती है जब हम बनाएंगे। तो डी और जी बन सकते हैं, क्योंकि डी और जी हैं ये आसपास हो सकते हैं, लेकिन जी और एच जो है आप देख सकते हो, एच यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, काफ़ी सारा गैप है। ठीक है, ए के पास में, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये अनुमान अनुमान लगा के आप करेंगे। ठीक है, आगे दोबारा से सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करना, फिर आप बताना आपके हिसाब से कितना उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में 6 शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे आप करते रहा करो। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हिंदी सब्जेक्ट है, और ये अंग्रेजी का ई बना दिया मैंने। और अब इसको हम करते जाते हैं, इसको मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये मैं लिख देता हूँ हिंदी, और ये है इंग्लिश, और अगला विषय क्या है? मैथ साइंस। तो मैथ को एम और साइंस को एस लिख देता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी और गणित, ठीक है, मान लिया। अब आगे कोई मिलेगा, हिंदी और फ्रेंच है, तो फ्रेंच को मैं एफ आर लिख देता हूँ। अब देखते हैं इनके हिसाब, सब्जेक्ट हमने लिख दिए। अब ए और बी हिंदी पढ़ते हैं, तो पहले ए लिख दो और बी लिख दो। अब गणित अंग्रेजी भी यही पढ़ते हैं, तो ए लिख दो और बी लिख दो। आगे कह रहा है डी और ए गणित विज्ञान पढ़ाते हैं, माफ कीजिएगा, पढ़ते नहीं, तो डी और ए गणित विज्ञान पढ़ाते हैं। तो मान लो कि गणित का मतलब मैथ, डी और ए, और विज्ञान भी डी और ए, क्योंकि दोनों ही का काम कर रहे हैं ना। सी और ई जो है अंग्रेजी और गणित, तो अंग्रेजी में क्या है? सी पढ़ाता है, और साथ साथ कौन पढ़ाता है? ई पढ़ाता है, तो ई भी लिख दो कॉमा करके। ठीक है, ये तो पढ़ते हैं अंग्रेजी। अब गणित में भी यही काम करते हैं, तो गणित में सी लिख दो आप। मैथ कहाँ है? ये सी कॉमा में ई हो जाएगा। समझ गए आप? आगे कह रहा है एफ और बी हिंदी, तो हिंदी में कौन है? एफ लिख दो, और बी तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब कह रहा है फ्रेंच भी पढ़ाते हैं एफ बी, तो एफ बी फ्रेंच कौन है? एफ यहाँ लिख दो, और बी यहाँ पर आप लिख दो। समझ गए आप? अब देखो कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है, तो सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? देखो बी जो है वो 1 2 बार आया है, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी और इंग्लिश, तो ये तो कम है। अब अगर ए को ध्यान से देखोगे तो ए हिंदी भी पढ़ाता है, कितनी बार ए आया है? 1 2 3 4, तो 4 बार ए आया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट ए हुआ है। ए हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाता है, तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट तो यही पढ़ाता है। बाकी देख लो आप,
ई जो दिया है केवल 2 हैं, डी ऐसे करके एफ केवल 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विषय पढ़ाता है कौन? ए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर का है इसलिए हम छोड़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, यानी कि ताप पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत इस्त्री जो है वो तो काम करती है, जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर। पंखे की कार्यशीलता जो है वो ताप पर काम नहीं करती है, विद्युत पर काम करती है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव, इसका ताप से कोई तात्पर्य नहीं है। बल्ब जो है वो काम कर सकता है तापन के प्रभाव से, मान सकते थोड़ी देर के लिए गर्म होता है तंतु, और तभी इसके बाद क्या है, उजाला होता है, वो ताप हीट से संबंधित है। विद्युत केतली, इसमें भी ताप की ही बात होती है, क्योंकि जब ताप होगा, हीट होगी, तभी वो गर्म होगी। लेकिन पंखे की कार्यशीलता जो है, पंखा गर्म होगा तो ही चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। कह रहा है कि भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है? तो निर्यात मित्र कहा जाता है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये पहले का क्वेश्चन था, इस वजह से पूछ लिया गया था। अब आपको देखो करंट अफेयर की आप कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक, तो आप जनवरी से सीधे आप याद रखो, जनवरी 2024 से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक की करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, इससे कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 10-5% कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा 2019 में पेपर हुआ था, इसमें तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछ लिए थे जो नाम था करंट अफेयर, लेकिन 3-3 ढाई साल पुराने क्वेश्चन से 1-2 आ गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 100% कोई नहीं कह सकता है कि करंट अफेयर यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा, मैंने बताया आपको 80 से 90% कि आप जनवरी 2024 से पढ़ लीजिए, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा तब तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान बताना है। तो देखो यहाँ पर 40 टोटल छात्र हैं, तो 40 टोटल छात्र में से अगर हम 8वां स्थान उसका ऊपर से है हटा देंगे, तो 8वां स्थान ऊपर में से कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 42। लेकिन माफ करिए 42 नहीं आएगा, आप भी कह रहे होंगे क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर 42 नहीं आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो, 32 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो नीचे से स्थान बताना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कोई लाइन है, टोटल लोग हैं इसमें 40, ऊपर से उसका जो स्थान है ये है 8वां नंबर, तो इसके ऊपर भी तो 7 लोग होंगे, तभी तो 8वां नंबर होगा इसका। अब बताना इसका नीचे से कितना नंबर, तो टोटल इसके जो नीचे देखा जाए वो 32 लोग होंगे, 32 लोग। तो यहाँ पर देखो जो 32 लोग होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके 32 लोग। लेकिन लास्ट वाले में क्या होता है, एक को हम अपनी तरफ से और ऐड करते हैं, यानी कि 32 प्लस 1 होता है नीचे से स्थान। 32 का मतलब है कि नीचे का स्थान प्लस 1 करते हैं, तो 33 उत्तर आता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको यहाँ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो आप इसको अगर कर पा रहे हैं तो कर लेना, वरना मैं बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा, इसको चिंता ना करना। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप से ट्राई करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है बायो का, डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं, यानी कि रुएं जैसे होते हैं, जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है अगर उनको छू लेते हैं, जलन होती है। तो बिच्छू बूटी इसको बोलते हैं, नेटल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेटल, बिच्छू बूटी मतलब नेटल के नाम से जानते हैं। अगर आपने कभी देखा है इस पौधे को तो ज़रूर बताना, आप में से कितने लोगों ने देखा है इस पौधे को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं, विभवांतर, ये बताता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा हम किससे मापते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो एक बार बताने की जरूर कोशिश करिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, उसमें हम लिखते किसको हैं। ठीक है, जैसे प्रतिरोध को आर लिख दिया, ओम ये जो होता है ना, वैसे विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या है। तो दोस्तों आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं।
और आगे वाले क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, इसके आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके अगला ही पार्ट। और अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, तो अगला वाला पार्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके आगे वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो शाम तक नहीं मिल रही है तो इंतज़ार कर लेना, लेकिन वैसे तो मिल जाएगी। तो उम्मीद है चैनल पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप टाइम टाइम से वीडियो को देखते रहें और आपकी तैयारी भी बूस्ट होती रहे। तो रेलवे के सारे पेपर आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, सारे के सारे आपको पेपर प्रीवियस ईयर के इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर इसलिए कर लीजिए रेलवे की तैयारी के लिए। साथ ही साथ अगर आप मैथ के क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो मैथ की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी गणित वीडियोस के नाम से, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।